गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर आज फिर से आपके बीच में मंगरू का गुरु डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा बायोटेक्नोलॉजी के साथ उपस्थित है। आज हम लोग देखेंगे डिटेल में स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अभी देखो हम लोग, हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके ह्यूमन इंसुलिन एस्केरिचिया कोलाई ई कोलाई बैक्टीरिया में बनाने का। तो अब ह्यूमन इंसुलिन आप बैक्टीरिया में बनाना चाहते हैं। कहां बनाना चाहते हैं? ई कोलाई में। ठीक है, तो ई कोलाई के पास तो ह्यूमन का जीन होता नहीं है। ह्यूमन इंसुलिन का जीन कहां होगा? ह्यूमन पे होगा। तो ह्यूमन में कहां होगा? तो ह्यूमन डीएनए पे होगा। तो ये जो जीन है, उस जीन को, आई जीन को इससे आइसोलेट करके कहां डालना होगा? इसमें डालना होगा। तब ना ई कोलाई फिर आपके लिए जो है बनाएगा। ठीक है, ई कोलाई जो है वो आपके लिए ह्यूमन इंसुलिन बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को पता है क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ओके, ये पहला स्टेप है। सबसे पहले तो ये जीन हम लोग को, तो ये जीन कहां पे है? ह्यूमन सेल्स में है। तो आप ह्यूमन ब्लड ले लो। आप क्या ले लो? ह्यूमन ब्लड। ठीक है, देखो आप, जीन होता है डीएनए पे। डीएनए कहां होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां होता है? पता है ना, डीएनए प्लस हिस्टोन आप कर दोगे, डीएनए प्लस हिस्टोन तो क्या बना लेता है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कंडेंस्ड होके जो है, पहले क्रोमेटिन बनेगा, फिर क्रोमेटिड होगा और कंडेंस होके क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहां होता है? तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर में। और न्यूक्लियस कहां होता है? सेल के अंदर में। तो यदि आप ह्यूमन डीएनए, सबसे पहले आपको आइसोलेट करना होगा। ठीक है, तो ह्यूमन आइसोलेट डीएनए आइसोलेट करने के लिए सेल्स लेने होंगे। तो आप ब्लड सेल्स ले लो। आप ब्लड सेल्स, तो आप फटाक से कह दोगे कि सर ब्लड सेल्स में डीएनए कहां होता है? ब्लड सेल्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अरे यार, आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, मैं माना आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी डीएनए नहीं होगा, इन्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी कहां गया? वो भी तो ब्लड नहीं होता है, उसमें तो होता है ना डीएनए। तो ब्लड सैंपल आप ले लो। ठीक है, जिसका भी डीएनए लेना है, निकालना है, वो सेल्स आप, ठीक है, मान लिया बैक्टीरिया का डीएनए निकालना है तो बैक्टीरियल सेल्स ले लो। प्लांट का डीएनए निकालना है तो प्लांट सेल्स ले लो। प्लांट टिश्यू लो, उसमें सेल्स मिल जाएंगे आपको, टिश्यू सेल्स का ही बना होता है। फंगस का लेना है तो फंगस का सेल्स ले लो आप। ठीक है, एनिमल का तो एनिमल का सेल्स ले लो आप। तो चलो हम लोग को इसमें हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हुए पढ़ेंगे। तो हम लोग ह्यूमन का डीएनए, ठीक है, अच्छा, जो न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है, ठीक है, उसको कहते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए। क्योंकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ठीक है,
आपका जो है प्लांट में भी जब आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो वहां पे भी डीएनए मिलेगा। तो जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियर डीएनए को कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए। तो इसी डीएनए पे हमारा ये जीन है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हम आपसे बता रहे थे आप डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म से निकाल सकते हो, ठीक है। आप बैक्टीरिया से निकाल सकते हैं, आप फंगस से निकाल सकते हैं, आप प्लांट से निकाल सकते हैं, आप एनिमल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है एक सेल है, मान लिया सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये डीएनए आपका है, ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए, ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका, सेल हो गया, ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो हम लोग को ये डीएनए निकालना है, तो डीएनए तो पहले तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर इसमें बहुत सारे और भी आपको पता है अलग अलग मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या होता है, डीएनए तो होता ही, हम लोग को डीएनए में इंटरेस्ट है, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, लिपिड्स भी होंगे, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स पता है ना आपको, ग्लाइकोजन वगैरह, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। अब देखो ये सब इस सेल्स के अंदर में और भी बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारा कंपाउंड्स, मैक्रोमोलेक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, ये सब होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को, उसके बाद इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, तब तो ये बाहर आएगा, है कि नहीं, तब ये बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो उसके साथ बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को सेल्स को लाइज करना होगा। तो ये तो हो रही है बात एनिमल सेल की, लेकिन जैसे ही आप जो है प्लांट सेल्स में आओगे, ठीक है, प्लांट सेल्स में जब आप आ जाओगे तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी तो होता है, तो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सेल वॉल भी तो है, सेल वॉल, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सब कुछ है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कहते हो। तो इसके पहले तो आपको सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, सेल वॉल को ब्रेक करना होगा। प्लांट में हो गया, फिर बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, मान लिया ये आपका ई कोलाई है, तो आपको पता है ना इसके ऊपर भी सेल वॉल होता है, इसके ऊपर भी ये प्लांट सेल हो गया, ये एनिमल सेल हो गया आपका, ये बैक्टीरिया हो गया। तो इसमें भी तो सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बना रहता है बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का। यहां पे सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। उसके बाद फंगस भी ले लो, फंगस का भी एक सेल ले लो आप, फंगस,
इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता बैक्टीरिया में, ठीक है, ऐसे ही रहता है क्रोमोसोम बाहर में, ठीक है। बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे है एनिमल सेल। फंगस में जब आप देखोगे तो फंगस में भी एक सेल वॉल होता है, ठीक है। फंगस जब आप देखोगे तो फंगस में भी होता है सेल वॉल, सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का, ठीक है। इसमें फिर इसके अंदर में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में आपका डीएनए होगा। तो डीएनए को बाहर निकालने के लिए, आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले तो सेल को ब्रेक करना होगा। तो आप प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में और फंगस में, इसमें देखोगे सेल वॉल भी होता है, तो सेल वॉल को भी ब्रेक करना होगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होगा। तो आपको पता है ना, आप सेल जब पढ़े होगे 11th में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन। और भी थोड़े बहुत होते हैं वहां पे, पॉलीसेकेराइड्स भी होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। मेनली वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो इन सब को हटाना पड़ेगा, तब तो ये बाहर आएगा। जब बाहर आ जाएगा तो उसके बाद उसके साथ में बहुत सारे दूसरे कंटेंट भी होंगे, जिसको इम्प्यूरिटीज कहते हैं। डीएनए हम लोग को कौन से फॉर्म में निकाला है? प्योर फॉर्म में। हम लोग को सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, मान लो इंसुलिन का है, तो ये चाहिए, तो ये तभी मिलेगा जब हम लोग को प्योर फॉर्म में डीएनए मिलेगा। डीएनए इन प्योर फॉर्म, ठीक है। जब ये मिलेगा तो इसके लिए जब आप सेल्स को ब्रेक करोगे तो उसके साथ बहुत सारे इम्प्यूरिटीज, डेब्रिस भी होता है, इम्प्यूरिटीज और डेब्रिस, यानी डीएनए के अलावा जो कुछ भी हो गया उसको हम लोग वहां पे इम्प्यूरिटीज और डेब्रिस कह रहे हैं, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो वो सब कैसे करते हैं? वो सब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो प्योर फॉर्म में डीएनए आइसोलेट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइड अल्कोहल मेथड, ठीक है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइड अल्कोहल मेथड। लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ आपके एनसीईआरटी बुक में जितना दिया है उस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपने देखा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो सेल वॉल हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो डीएनए हमको चाहिए, ये डीएनए चाहिए, तो डीएनए के अलावा जो कुछ भी है ये सब को हटाना पड़ेगा। सिर्फ डीएनए हम लोग को लेना है। डीएनए आप याद रखना, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से हाइड्रोफिलिक हो जाता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मींस वाटर, और फिलिक का मीनिंग क्या होता है? लव और लविंग, यानी वाटर लविंग को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। तो डीएनए जो है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। तो डीएनए जो है हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है। किसमें सॉल्युबल होता है? वाटर में। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, उस पे आएंगे, पहले आप ये देख लो, यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग को ये बाहर चाहिए, तो बाहर चाहिए तो सबसे पहले सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ये सभी हटाना पड़ेगा। तो हम लोग दो तरह से हटा सकते हैं उसको, एक तो हीट ट्रीटमेंट देकर, दूसरा मैकेनिकल मेथड से, ठीक है। यानी उसको हिला डुला कर, ठीक है, सेल वॉल को ब्रेक कर सकते हैं। एंजाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में जो है ना, एक सिर्फ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया है, हम सिर्फ उसी पे जा रहे हैं। एक अलग से हम डीएनए आइसोलेशन पे वीडियो बनाएंगे, जिसमें
उसमें हम बेस्ट मेथड जो अभी है प्योर डीएनए फाइंड आउट करने के लिए वो हम आपको बताएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल वॉल जो है ना किस किस चीज का बना होता है, ठीक है, और कौन सा एंजाइम उस सेल वॉल को हटा सकता है ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनिमल, नो सेल वॉल, सेल वॉल ही नहीं होता है। जब सेल वॉल नहीं होता है तो कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं चाहिए। दूसरा, कम टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। तो पेप्टिडो ग्लाइकेन जो है ना उसको जो ब्रेक करता है उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। ये आपके लार में होता है, ठीक है, आपके टीयर्स जो है, आंसू जो है उसमें होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम लोग एक्सपोज रहते हैं बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया हमेशा, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया मेरे मुंह में जा रहा होगा, मेरे आंख में जा रहा होगा, तो वहां पे लाइसोजाइम रहता है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है? पेप्टिडोग्लाइकेन को, जैसे ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के ऊपर में ये आपका सेल वॉल हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गया, तो ये जो है ना इसको ब्रेक कर देता है। ऐसे जो बॉन्ड होता है वहां पे उसको ब्रेक करता है लाइसोजाइम। तो इस तरह से उसके बाद बहुत सारा वाटर अंदर घुस जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरिया बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो लाइसोजाइम जो है आपको हेल्प करता है पेप्टिडोग्लाइकेन को ब्रेक करने में। तो लाइसोजाइम यानी हम लोगों को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है नेचुरली भी। हमारे टीयर्स में, आंख जो है वहां पे जो आपका आंसू है उसमें प्रेजेंट होता है, आपका जो लार है, ठीक है, सलाइवा, वहां पे प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे किल करता है? वो सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, उसके वजह से बहुत सारा वाटर अंदर जाएगा और बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो जब आप बैक्टीरिया से डीएनए निकालेंगे तो सेल्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा लाइसोजाइम से। किससे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? लाइसोजाइम से। तो सेल वॉल को हटा देगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ फंगस में। फंगस में किसका बना होता है? काइटिन का। याद रखना, किस चीज का बना होता है? काइटिन का। तो काइटिन को जो रिमूव करता है ना उस एंजाइम का नाम है काइटिनेज। ठीक है, काइटिन उसमें एज जोड़ दो तो काइटिनेज हो गया। फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, उसको काइटिनेज ट्रीटमेंट से लोग हटा सकते हैं। नेक्स्ट, फंगस के बाद आपका हो गया प्लांट सेल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल, ये एनिमल सेल हुआ, ये बैक्टीरियल सेल हुआ, ये फंगस सेल हुआ, ये प्लांट सेल हुआ। प्लांट सेल्स में सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज को हटाने के लिए आप सेल्यूलेज से ट्रीट करोगे आप। तो सेल्यूलेज क्या करता है? सेल्यूलोज को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यानी जब प्लांट सेल से जब आप डीएनए निकालेंगे तो आपको इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यानी प्लांट सेल्स, जैसे मान लिया ये आपका हो गया ट्यूब, ठीक है। अब मान लिया आप प्लांट सेल से निकालना चाह रहे हो तो आप उसके लिंफ को ले लो और उसको कट करो फाइन, ठीक है, सीजर से, कैंची से कट कर देना छोटा छोटा। उसके बाद जो है ना इसमें डाल दोगे, ठीक है, कट करने के बाद, और इसमें ही जो है ना सेल्यूलेज डाल देना है, ठीक है। तो इसका जो सेल्यूलोज इसको हटा देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है।
उसके बाद इसको गर्म किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स डाला जाता है डीएनए आइसोलेशन के लिए। क्योंकि वो सब आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना तो हम नहीं बता रहे, सिर्फ इतना समझो आप कि ये जो है इसी तरह से जब आप फंगस सेल से यहाँ पे फंगस टिश्यू का ले लोगे, ठीक है, काइटिनेज डालोगे, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स लोगे और लाइसोजाइम डालोगे, तो ये सब आपका ये याद रखना, आपके एग्जाम में आता है। लाइसोजाइम, बैक्टीरिया, काइटिनेज, फंगस, सेल्यूलेज, प्लांट सेल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं आपके। और ये भी बुक में नहीं दिया है लेकिन आप याद कर लेना, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का, फंगस का काइटिन का, प्लांट सेल्स का सेल्यूलोज का। आपने कई जगह पे ये पढ़ा होगा सेम चीज। अब देखो आप एक बार जो है ये ट्यूब है, ट्यूब जिसमें हम लोग करते हैं ना उसको कहते हैं एपेंडॉफ ट्यूब। कौन सा ट्यूब कहते हैं? एपेंडॉफ ट्यूब, जिसमें डीएनए आइसोलेट हम लोग करते हैं। अब उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसमें आप जो है ना ले लिए अपना जो भी, मान लिया ब्लड से बना, ब्लड से निकालने वाले हो तो ब्लड सेल्स लेंगे, प्लांट से तो प्लांट सेल्स लेंगे, जो भी लेना है यहाँ पे आप सैंपल ले लिए, टिश्यू, ठीक है। फिर इसमें बफर वगैरह एंजाइम्स जो भी डालना है डाल दोगे, हम डिटेल में नहीं जाते। अब टिश्यू लिए, उसमें जो भी डालना था आप डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फट जाएगा, ठीक है, और फटने के बाद सेल्स बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो उसमें जो है डीएनए तो आ गया, ये डीएनए आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, डीएनए आया, लेकिन डीएनए के साथ में इसमें बहुत सारा चीज है, लाइक प्रोटीन है, क्रोमोसोम ही मान लिया आप ले लो, क्रोमोसोम ही ले लो आप, तो क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो प्योर डीएनए निकालने के लिए इसको तो हटाना पड़ेगा, प्लस बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, डीएनए तो होगा ही, ये सब भी होगा, पॉलीसेकेराइड्स होगा, फिर आरएनए भी होगा, सब यहां मिक्सअप है। हमको प्योर डीएनए चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये सब को हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है, मान लिया आपको आरएनए हटाना है, ठीक है, आरएनए को ब्रेक करके हटाना है, तो कौन सा एंजाइम यूज करें? राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज क्या करेगा? आरएनए को हटा देगा। तो राइबोन्यूक्लियेज ऐड करोगे तो आरएनए को ब्रेक करके आरएनए को हटा देगा। उसी तरह से जब आप प्रोटीन्स को हटाना चाहिएगा, प्रोटीन को, तो आप यूज कर सकते हैं प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। उसी तरह से और भी सब है, ठीक है, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, चूंकि इसमें जो है ना सोडियम डोडिसाइल सल्फेट उसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो है ना वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एक सेकेंड हम सॉल्वेंट्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे, आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, समझ में आए इसके लिए, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखो आप, इसमें तुम्हारा प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, डीएनए, आरएनए, तो इन पे चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें डिपेंड करता है चार्ज है या नहीं है। तो लार्जली ये जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डीएनए, आरएनए हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक। देखो इसमें से भी मान लिया आप जैसे चीनी है, डाइसेक्राइड, तो वो तो वाटर में सॉल्युबल है, तो डिपेंड करता है, लेकिन लार्जली जब देखोगे ना तो हाइड्रोफोबिक होता है।
यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। फोबिक का मतलब क्या होता है? डर, फियर, FEAR। और हाइड्रो वाटर, ये दोनों क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब लव, हाइड्रो वाटर, तो ये दोनों वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड जो भी होगा वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स आपका हो गया एक वाटर, दूसरा होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, फेनॉल, ज्यादातर फेनॉल यूज करते हैं इसमें जब निकालने जाते हैं। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। तो ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होता है ना, वो इसमें सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसमें सॉल्युबल होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो बहुत सारा जो कंपाउंड्स है ना, जब हम लोग इसको फेनॉल के साथ में मिक्स करते हैं तो फेनॉल में सॉल्युबल हो जाता है और फिर वो फेनॉल के साथ में निकल जाता है। ये जब हम आपको बताएंगे डिटेल में, एक बना के डाल देंगे, जिनको देखना होगा देखिएगा। इतना डिटेल में हमको 12th में नहीं बताना है, लेकिन इतना आप याद रखो। ठीक है, ये जो है वाटर में सॉल्युबल होगा, यानी इसमें आपको पता है ना वाटर भी है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी है, तो ये दोनों वाटर में रहेगा। और बाकी जो है आप देखोगे जो भी हाइड्रोफिलिक है वाटर में होगा और बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी वहां पे बहुत सारे होते हैं। तो फाइन, जो आरएनए है उसको आप आरएनए राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करोगे तो आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, प्रोटीन तो प्रोटीएज से करोगे तो प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपका आ गया, इसमें आ गया आपका डीएनए, और डीएनए सॉल्युबल किस में है? इस डीएनए सॉल्युबल है वाटर में, तो इसमें वाटर भी रहता है, उसी में सॉल्युबल होता है, तो वो दिखेगा नहीं आपको। वाटर में सॉल्युबल है तो नहीं दिखेगा। उसके बाद इसमें बहुत सारा केमिकल का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जैसे ये पेंडॉक ट्यूब है ना, ये जब आता है तो इसमें हम लोग फेनॉल डालते हैं। फेनॉल डालने के बाद इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जेंटल मिक्सिंग करते हैं, क्योंकि डीएनए जो है ना बहुत फ्रेजाइल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करोगे तो टूट जाएगा। तो बाद में जो है ना कॉटन लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो आप स्पूलिंग करते हैं, जो आप जो रिमूव करते हैं, ग्लास का एक बना हुआ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें जो आप निकालते हैं डीएनए को, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसका। उसके बाद जो होता है ऊपर में होता है डीएनए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भारी होता है, वाटर से भारी होता है फेनॉल, तो फेनॉल नीचे रहता है, वाटर उसके ऊपर में रहता है। तो डीएनए हमारा किस में है? वाटर में है, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं और बाकी का फेंक देते हैं। इसी तरह से 2-3 बार करते हैं, तो आप देखोगे ना वाटर वाला में जो है ना वो डीएनए आ गया, और डीएनए वो रहता है प्योर फॉर्म में, लेकिन अभी वाटर में है, हम लोग को तो डीएनए को बाहर निकालना है वाटर से भी, तो इसमें वही है। ठीक है, तो वो सब ट्रीटमेंट आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट आप जो एंजाइम्स बताए हम 5 एंजाइम्स, पहला लाइसोजाइम, दूसरा सेलुलोज, सेलुलेज, काइटिनेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज, इतना आप याद रखना, ये 5, और किस पे काट वो एक्ट करता है। ठीक है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफी होगा। तो अब देखो आप, ये जो है ना ट्यूब है, अब इसमें वाटर है, इसी वाटर में आपका डीएनए है। ठीक है, इसी में आपका डीएनए है सॉल्युबल फॉर्म में, डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो जब राइबोन्यूक्लियेज ऐड करोगे तो आरएनए को डिग्रेड कर देता है और डीएनए रह जाता है राइबोन्यूक्लियेज। तो डीएनए आपका इस वाटर में है, अब हम लोग को डीएनए को वाटर से भी बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे ना, इसको इनसॉल्युबल बनाना पड़ेगा। तो चिल्ड एथेनॉल
और इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको हम लोग, इथाइल अल्कोहल। तो आप चिल्ड एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल जैसे इसमें डालोगे, आप जैसे इसमें डालेंगे तो आप क्या देखोगे ना, आप जैसे इसमें डालोगे तो ये वाटर है, तो जो डीएनए आपका है वो प्रिसिपिटेट कर जाएगा, इस तरह से प्रिसिपिटेट कर जाएगा कॉटन की तरह। जब आप देखोगे ना तो एकदम कॉटन जो होता है ना, रुई कॉटन, बिल्कुल कॉटन की तरह दिखेगा वो डीएनए आपका। तो डीएनए आ गया। अब डीएनए जब आ गया तो अब इसको इस वाटर से बाहर निकाल लेना है। तो एक जो है ना वो इस तरह का लूप हो, ये आपका ग्लास का है इस तरह से, जैसे इसमें है और इसमें ऐसे लगा रहता है। आप देखो, आप मेला घूमने जाते थे या बचपन में, या जुहू बीच या कहीं पे भी जाते थे, तो एक बुलबुला निकालने के लिए लेते थे ना, ऐसे डिप करते थे, ऐसे फूकते थे, यहाँ पे रहता था तो बहुत सारा बुलबुला बाहर निकलता था, ठीक है। तो उसी तरह का रहता है, उसको इसमें डिप करना है, इसमें डिप करना है, ठीक है। जब आप ये डिप करोगे तो ये जो आपका है कॉटन लाइक जो डीएनए है वो इसके ऊपर में अटैच हो जाएगा। उसके इसको बाहर निकाल लेना है, तो यू गॉट डीएनए इन प्योर फॉर्म। तो जो इसको आप कॉटन लाइक स्ट्रक्चर को जो बाहर निकाल रहे हैं इस रॉड के हेल्प से, ग्लास का है बना हुआ, जो बाहर आप निकाल रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं? स्पूलिंग। ये टर्म याद रखना, आपके एग्जाम में आता है स्पूलिंग। तो स्पूलिंग क्या है? रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम रिमूवल ऑफ प्रिसिपिटेटेड डीएनए फ्रॉम एक्वस फेज। ये एक्वस फेज है। क्या है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। तो यहां पे है एक्वस फेज में है प्रिसिपिटेटेड, इसी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पूलिंग। ये आप याद रखिएगा। जैसे आप चिल्ड एथेनॉल इसमें डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे तो हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा? चिल्ड एथेनॉल इथाइल जैसे डालोगे तो ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वाटर में इनसॉल्युबल होगा तो ये, जैसे इनसॉल्युबल का मतलब क्या है? सॉल्युबल नहीं रहा तो बाहर आ जाएगा। बाहर आता है तो कॉटन की तरह दिखता है, उसको फिर आप आयरन रॉड से जो है ना उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे इस तरह का, ठीक है, इस तरह से। तो इसको इसमें से डाल के बाहर निकाल लो इस डीएनए को। तो जो बाहर निकालते हैं, रिमूवल ऑफ प्रिसिपिटेटेड डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? स्पूलिंग। स्पूलिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा डीएनए आइसोलेशन में? सबसे पहले सेल वॉल को हटाना है। सेल वॉल किसका? मान लिया बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के केस में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वॉल, तो हम लोग लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे तो हट जाएगा। उसके प्लांट सेल्स में सेल्यूलेज से ट्रीट करोगे तो सेल्यूलोज हट जाएगा। फंगस के केस में काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करोगे तो काइटिन हट जाएगा। उसके बाद सेल बस्ट हो जाता है, उसमें केमिकल डाला रहता है, फिर वो मिक्सचर में आ जाता है बाहर, तो उसमें बहुत सारे डीएनए के साथ साथ में दूसरे भी जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, दूसरे भी जो कंटेंट्स हैं वो भी होता है। तो हम लोग को डीएनए चाहिए प्योर फॉर्म में, तो हम लोग को सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन है उसको प्रोटीएज से डिग्रेड कर सकते हैं, जो आरएनए है उसको राइबोन्यूक्लिएज से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर में आ गया, तो अभी डीएनए जो है वहां पे है, तो प्यूरिफाई करने के बाद आपका डीएनए आ जाता है वाटर में, ठीक है। जो वहां पे वाटर था उसी में डीएनए अभी सॉल्युबल है, इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है वहीं पे लेकिन दिख नहीं रहा है। तो अब आप इसमें क्या करो? चिल्ड एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जिसको आप शराब दारू जो भी कह लो आप, तो चिल्ड एथेनॉल लेना है हम लोगों को, ठीक है। अब अच्छा, एब्सोल्यूट अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट अल्कोहल होना चाहिए, यानी 100% एथेनॉल होना चाहिए। तो दारू डालोगे तो
उतना अच्छा प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि 100% तो रहता नहीं है, तो 100% इथाइल अल्कोहल हम लोग को इसमें ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो आपका डीएनए बाहर इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में, फिर वो बाहर आ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, रॉड्स लेना और ठीक है उसको उसको डुबोकर और उस डीएनए को बाहर निकाल लेना। तो जिसको बाहर निकाल रहे हो डीएनए को, उसको हम लोग करते हैं स्पूलिंग। तो ये हो गया हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ओके। इसमें कोई डाउट है तो पूछो आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। एनी डाउट? नहीं डाउट है तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा कटिंग ऑफ डीएनए एट। अब हम लोग को डीएनए मिल गया, ठीक है, प्योर फॉर्म में। यू गॉट डीएनए इन प्योर फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। तो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा है, ठीक है। टूल्स, एक टूल क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आप यानी जो ये डीएनए है, मान लिया ये डीएनए है, तो इस डीएनए पे हमारा जीन इधर है, ये जीन है, तो इस जीन को बाहर निकालना है। तो इस जीन को बाहर निकालने के लिए यहां पे कट करना पड़ेगा, यहां पे कट करना पड़ेगा, तब तो ये बाहर निकलेगा। यानी स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करना होगा, तब आपका जीन बाहर आएगा। तो इसको कट, आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, डीएनए एंडोन्यूक्लियेज जो है, तो उससे ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, राइट। तो अब हम लोग को क्या करना है, मान लिया ये जो इसका रिकॉग्निशन साइट हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हम उस नहीं जा रहे रिकॉग्निशन साइट क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, वो सब देखना है तो आप मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के वीडियो देखेंगे, उसमें 2 घंटा में मैंने बहुत कुछ बताया है, आप आराम से देख लेना उसको। तो मान लिया इको आर1 का, मान लिया यहाँ पे GAATTC है, ठीक है, TCTTAAG, मान लिया ये इसमें है, तो आपको पता है ना ये किसका रिकॉग्निशन साइट है, इको आर1 का, इको आर1 का। तो इसको हम लोग को किससे कट करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इको आर1 से। तो आप इसको क्या करना है, एक ट्यूब ले लेना है, इसमें अच्छा ये कौन सा डीएनए है, जीनोमिक डीएनए, याद रखना कौन सा जीन है, डीएनए है जीनोमिक डीएनए, ठीक है। अब इसको क्या करो, आप इस डीएनए को इसमें डालो ट्यूब में, ठीक है, और इसमें फिर आप ये इको आर1 है, ये भी डालो इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, ठीक है, ये डाल दो आप। अब इसको जो है ना इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने का मतलब है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको आप छोड़ देना है कुछ आवर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको रिएक्शन करना है, कट करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन। और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक ही होता है ना, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ब्रेक करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, यानी इसमें डीएनए और इको आर1 दोनों आप डाल दिए। जब दोनों डाल दिया तो यहाँ पे होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है। अब जब डाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, बहुत सारा फ्रैगमेंट्स है ना मिलेगा। तो हम लोग को अब इस फ्रैगमेंट्स, मान लीजिए ये आई जीन है इंसुलिन वाला, तो अब इसमें तो बहुत सारा फ्रैगमेंट्स हो गया है ना, जब आप इको आर1 से ट्रीट किए इसको तो इसमें बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन गए।
अब हम लोग को किस में इंटरेस्ट है, हम लोग को आई जीन में इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, ठीक है, इंसुलिन बनाना चाह रहे हैं बैक्टीरिया में, तो आई जीन में हमारा इंटरेस्ट है, तो आई जीन हमें यहां से आइसोलेट करना होगा। तो पहले तो कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। अब इसमें हमारा डीएनए आ गया जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है यहाँ पे, ह्यूमिलिन है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छा ये आप अभी याद रखना, जिससे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं उसी से कट करते हैं वेक्टर को, क्लोनिंग वेक्टर को, ठीक है, बाद में हम बताएंगे फिर से, पहले भी बहुत बार डिस्कस किए हैं क्लोनिंग वेक्टर और डीएनए, ठीक है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिससे निकालने वाले हैं दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। इको आर1 से इसको कट किए हैं तो वेक्टर को भी इको आर1 से कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आप समझ गए, यानी जीनोमिक डीएनए और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को एक ट्यूब में मिक्स करके रख देते हैं कुछ आवर्स के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर पीएच पे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करता है, वो डाइजेस्ट करता है, कट करता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है डीएनए को। अब इसमें इस ट्यूब में हमारा डीएनए है, ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट जो हो जाएगा, ये तो हो गया कट हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसमें आपने डीएनए को डाइजेस्ट किया तो डीएनए बहुत सारा ब्रेक कर गया, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, इसको आप क्या कहते हैं, डीएनए को जो ब्रेक कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कौन करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, याद रखना, फ्रैगमेंटेशन कौन करता है, तो फ्रैगमेंटेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, ठीक है। तो डीएनए को आप फ्रैगमेंट, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे स्मॉल पीसेस को ही तो फ्रैगमेंट्स बोलते हैं ना। फ्रैगमेंट क्या होता है, फ्रैगमेंट मान लीजिए बड़ा सा लाइन है, इसको छोटे छोटे में ब्रेक कर दो तो ये सब क्या हो गया, फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट है, दूसरा फ्रैगमेंट, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, याद रखना, और फ्रैगमेंटेशन के बाद हम लोग को क्या मिलता है, डीएनए का छोटा छोटा पीस मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया, अब ये हमारा जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और हम लोग को पता है इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में लिंक करना, फिर बैक्टीरिया में भेज देना जहां पे बनेगा इंसुलिन। तो कट मान लिया हो गया, ट्यूब में कट हो गया, तो हम लोग देख लेंगे ना कि ये हमारा इंसुलिन का जीन है, ले लो इसको, है ना, निकाल लेंगे। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि नेकेड आई से तो दिखता नहीं है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप आइसोलेट कैसे करोगे, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना होगा, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करोगे, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हमने डिटेल में बताया, काफी टाइम लेके बताया। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक हम लोग अगारोस जेल बनाते हैं, ये जेल है अगारोस का, अगारोस जेल। अगारोस कहां से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी को सीवीड्स भी कहते हैं, एग्जांपल है जेलिडियम ग्रासिलेरिया। इसमें वेल्स भी हम लोग बना देते हैं, ठीक है, वेल्स भी बना देते हैं, ये वेल्स है जिसमें हम लोग सैंपल लोड करते हैं, वेल्स, ये अगारोस जेल है, ठीक है, डिटेल में आप देख लेना। तो अभी जो डीएनए इसमें आपने फ्रैगमेंट किया है, इसको इसमें
सेकेंड वाले वेल में लोड कर देना है और इसमें मार्कर लोड करना है। मार्कर यानी इसमें जो डीएनए है ना उसका हम लोग को फ्रैगमेंट का साइज पता होता है, स्टैंडर्ड मार्कर होता है, ठीक है, साइज पता होता है। मतलब यहाँ पे कोई डीएनए बैंड बन रहा है तो मान लीजिए 1000 बेस पेयर का होगा, यहाँ पे कोई बन रहा है तो मान लीजिए 600 बेस पेयर का होगा। आपको पता है ना जैसे जैसे नीचे जाएगा साइज छोटा होता जाता है, सब डिटेल पढ़ेंगे। तो इस तरह से मार्कर होता है, ठीक है, ये मार्कर होता है। तो आपको क्या करना है, जो डाइजेस्टेड डीएनए है इसको वेल नंबर 2 में डाल देना है इसमें, और इसमें मार्कर डाल देना है। उसके बाद डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव एंड हो जाएगा हमारा, जहां लोड कर रहे हैं नेगेटिव एंड होगा जहां पे आप लोड करोगे। क्योंकि आपको पता है जैसे आप अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर ऐसे मूवमेंट होता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है ना उसको क्या बोलते हैं लोग, एनायंस। क्या बोलते हैं, एनायन। एनायन जहां पे जिधर जाता है उसको कहते हैं एनोड। तो कंफ्यूज मत होना, एनायन नेगेटिव होता है लेकिन एनोड पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना। एनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। तो इसमें आपने लोड कर दिया, इसमें मार्कर लोड कर दो, साथ में लोड करना है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मूव होना शुरू होगा और बहुत सारा बैंड्स बन जाएगा, ठीक है। 50 बेस पेयर का मान लीजिए ये हो गया। तो इस तरह से इसका पता रहता है। इसमें भी बहुत सारा बॉन्ड बैंड्स बना, ठीक है, बहुत सारा बना, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इंसुलिन जो जीन है उसका साइज है मान लिया 600 बेस पेयर। देखो ये हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 600 बेस पेयर का होता है। तो इंसुलिन का मान लिया 600 का, तो ये 600 है, तो ये दोनों बैंड्स एक ही पोजीशन पे है ना, जहां भी ये बना वहीं पे। तो इसका 600 बेस पेयर ही होगा, इसका भी वेट 600 बेस पेयर ही होगा। ये मान लिया बीच में ये 200 है, ये इन दोनों के बीच में है, तो ग्राफ से आपको निकालना पड़ेगा इसका वेट कितना है। लगभग ये 150 के आसपास में आएगा, 150 के आसपास में होगा। मान लीजिए इधर बैंड बन जाता तो ये 50 का होता, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग को पता हो गया कि अरे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा यही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा यही है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, ये कहां पे है, जेल में है। तो आप पता है ना कैसे देखते हो जेल में, एथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करोगे, एथिडियम ब्रोमाइड से, और उसके बाद अंडर यूवी लाइट, ठीक है। जो मशीन होता है ना उसका नाम है यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ये देखने के लिए आपको पता है ना यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर का यूज करना होगा और स्टेन करना पड़ेगा आपको एथिडियम ब्रोमाइड से। तो हम लोग को पता हो गया यहाँ पे हमारा डीएनए है। अब इस डीएनए को तो बाहर निकालना होगा, तो इसको जो बाहर निकालते हैं जेल से कट करोगे, ठीक है। आप ग्लास का डो ले लो और इस तरह से कट करके ठीक है बाहर निकाल लो इसको। तो इसको जो बाहर निकालते हैं ना इसको क्या कहते हैं, एलूशन। क्या कहते हैं, एलूशन। तो स्पूलिंग भी याद रखना, स्पूलिंग भी याद रखना और एलूशन भी याद रखना। स्पूलिंग क्या होता है, इसमें भी डीएनए बाहर निकालते हैं, लेकिन कहां से निकालते हैं, जो एक्वस फेज था, जो चिल्ड एथेनॉल जहां आप डाले थे, तो ये आइसोलेशन के टाइम में होता है स्पूलिंग। एलूशन कहां से होता है, एलूशन जो जेल से, अगारोस जेल से जो आप डीएनए बाहर निकाल रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलूशन, ठीक है। ये दोनों टर्म है, याद रखना। ये अगारोस जेल से आप निकाल रहे हैं और ये जो लिक्विड फेज में था जो डीएनए प्रेसिपिटेट हुआ था, पूरे डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बैंड को कट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। एलूशन में बैंड को, ये डीएनए बैंड, इसको क्या कहते हैं, डीएनए बैंड।
इसको कट करके निकालो। तो ये आप याद रखिएगा, एवोल्यूशन और स्पूलिंग। तो चलो अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा बाहर आ गया, ठीक है। हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया, ठीक है। तो अब जब जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा हम लोग को मिल गया। जीन ऑफ, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आई जीन। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको जो है बैक्टीरिया में भेजना होगा जहां पे बनेगा। तो अब देखो यहां पे दो चीज है, एक आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वेक्टर में ऐड करके, ठीक है, लिंक करके इस डीएनए को, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर इकोलाई में डाल दे सकते हो, ठीक है, इकोलाई में डाल सकते हो। जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला तो दो काम कर सकते हो, एक इसको एम्पलीफाई कर सकते हो, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। क्योंकि जो जीन हम लोग को मिला है इंसुलिन का, ये बहुत सारा कॉपी तो मिला नहीं है, कुछ कॉपी मिला है। हम लोग को एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारा कॉपी चाहिए। तो एक तो काम कर सकते हो आप, फिर से जो है जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करो, फिर कट करो, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालो। दूसरा, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, मान लिया कुछ कॉपी हम लोग को मिल गया, मान लिया 10 मिल गया, और इससे हम लोग अब बिलियंस मिलियंस ऑफ कॉपी बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाओगे, उसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो या तो आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इसका क्लोनिंग कर दो, ठीक है, क्लोनिंग विद वेक्टर, ठीक है। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है डायरेक्टली क्लोन करो, यानी क्लोन का मतलब क्या हुआ, वेक्टर में लिंक करके इसमें डालो, ट्रांसफॉर्मेशन होगा फिर ये। या फिर पहले इसको डीएनए को एम्पलीफाई कर लो, इस जीन को, इसी जीन को एम्पलीफाई कर लो। एम्पलीफाई करने के बाद जब बहुत सारा डीएनए मिलेगा, जैसे ये एक था ना, तो बहुत सारा हो जाएगा आपका, मिलियंस ऑफ कॉपी हो जाएगा, मिलियंस ऑफ कॉपीज। उसके बाद आप इसको लेकर आगे बढ़ो, क्लोनिंग। ये तो स्टेज आना ही आना है। तो ये जो है एम्पलीफिकेशन ऑफ, ये हम आपको जस्ट इसके बाद तुरंत एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पीसीआर के बारे में बता देंगे, ठीक है। ये वाला फॉर टाइम बीइंग अभी हम छोड़ रहे हैं। आप ऐसे समझो, एक बार जब जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिल गया, तो अब उसका क्लोनिंग करना है, ठीक है, उसको वेक्टर में डालना है। तो वेक्टर में डालने के पहले हम लोग बहुत सारा कॉपी उसका बना सकते हैं, और वो जो कॉपी बनाएंगे वो पीसीआर यूज करके बनाएंगे। तो अभी जस्ट तुरंत हम आपको पीसीआर के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए इसको आप इधर हटा देते हैं, अब क्लोनिंग में चल जाते हैं। तो आपने ये ले लिया, अब हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब क्या करो ना, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, अब इसमें क्या करना है ना, एक वेक्टर ले लेना है। मान लिया पीवीआर 322 पढ़े हैं ना हम लोग, पीवीआर 322, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीवीआर 322 में इको R1 से कट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग मान लिया इसको, ये मान के चलो PST1 से मान लिया हम लोगों ने कट किया, ठीक है। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो उसी से इसको भी कट करना पड़ेगा। तो जब आप कट करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो इस तरह से बन जाएगा। कोहेसिव एंड इसको कहते हैं हैंगिंग डीएनए, ठीक है। स्टिकी एंड यानी स्टिक करेगा ये, तो इन दोनों को मिला दो आप। जैसे फिर से एक ट्यूब ले लो आप,
ट्यूब में ये डीएनए भी डाल दो और ये डीएनए भी डाल दो, तो ये जाकर इससे चिपक जाएगा। यहां पे आकर ये जो है आपका डीएनए जो है वो चिपक जाएगा। देख रहे ना, ये इससे चिपकेगा, ये इससे चिपकेगा, चिपक गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे कट है, ठीक है, चिपक तो गया, कट है, यानी यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको इसी में लाइगेज, डीएनए लाइगेज हम लोग डाल देंगे। क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको लिंक कर देगा, इन दोनों को लिंक कर देगा। तो लिंकिंग ऑफ कट वेक्टर, linking of cut vector with space, with gene of interest। देखो आप ये समझो, कट वेक्टर विद स्पेस का मतलब क्या होता है। अभी देखो इसको हटा देंगे हम लोग, जैसे ये जो लिंक होने के पहले जो हम लोगों ने बनाया था, तो कट हो गया और वहां स्पेस था, उसी स्पेस में नहीं आकर बैठ गया। उसके बाद डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जहां जाए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार प्लेस पे क्या करेगा, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, लिंक कर देगा। तो ये डीएनए लाइगेज का काम है। यानी पहला कट का डीएनए हो गया, फिर आइसोलेशन हो गया, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, लिंकिंग ऑफ gene of interest, gene of interest with cut vector with space। समझे आप? तो ये हो गया हमारा थर्ड या फोर्थ हो गया स्टेप्स। पहला था आइसोलेशन, उसके बाद कट हो गया, फिर आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद कट वेक्टर। यहां तक हो गया। अब फिफ्थ स्टेज क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अब जब हमारा जैसे लिंक होता है तो इसको क्या हम लोग बोल देते हैं, आरडीएनए। इसको क्या बोलते हैं, आरडीएनए, आरडीएनए, ठीक है। अब आरडीएनए हो गया। अब आरडीएनए को कहां डालना है हम लोग को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो अलग अलग सोर्स का डीएनए हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, काइमेरिक डीएनए, ठीक है, करते हैं। अब इसको क्या करना है, ये तो बन गया, अब इसको डाल देना है इकोलाई में। तो इकोलाई में डालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज होगा, ये हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। जो फिफ्थ स्टेज होगा, फिफ्थ होगा वो होगा इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, इनटू होस्ट सेल। इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। इक्वलाई हमारा होस्ट सेल है, इसमें इसको डालने को कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता है, फिर से क्या करोगे आप, फिर से आप एक ट्यूब लेंगे, इसमें ये सब ऐड कर दोगे, आरडीएनए प्लस होस्ट सेल, ठीक है। अभी देखो आप, आरडीएनए भी है और होस्ट सेल भी है, तो इसमें इसको कंपिटेंट हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मान लिया जो फर्स्ट मेथड वही अप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो इसको पहले आइस पे प्लेस करेंगे, ठीक है। आइस, इसको आइस पर प्लेस कीजिएगा, फिर डाइवैलेंट आयन यानी कैल्शियम आयन से जब ट्रीट करोगे तो ये कंपिटेंट हो जाता है। उसके बाद फिर से उसको 42 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर पे प्लेस करना है, उसके बाद फिर से उसको आइस पे प्लेस करना है। तो आइस, डाइवैलेंट आयन कैल्शियम आयन, फिर हीट शॉक और फिर कोल्ड शॉक, यानी आइस जो देते हो ना आइस, तो उसको कोल्ड शॉक कहते हैं, और जो आप हीट करते हैं उसको हीट शॉक कहते हैं। तो इससे ये जो है ना, इस जो इकोलाई है इसमें पोर्स बन जाता है, और डीएनए आरडीएनए आपका जो है ना, आरडीएनए इससे अंदर चला जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसमें ही आप देखोगे ना, कुछ इकोलाई जो है ट्रांसफॉर्म होगा, कुछ नहीं होगा, यानी यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म सेल्स होता है और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स होता है। ट्रांसफॉर्म सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। बहुत डिटेल में आपको बताया है। तो हम लोग को तो सिर्फ इस सेल्स में इंटरेस्ट है, तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? एंटीबायोटिक। आपको पता है ना, जब एक प्लेट लेंगे, ये प्लेट हो गया पेट्री प्लेट, जिसपे ग्रो करते हैं उसको कहते हैं पेट्री प्लेट। इसमें अगारोस जेल होता है फिर से, और मीडिया रहता है, और इसमें एम्पिसिलिन डाल देना है, ठीक है, एम्पिसिलिन डाल दो। अब मान लिया हम पाम H1 से कट किए हैं, ठीक है, तो एम्पिसिलिन, आपको पता है इसमें टेट्रासाइक्लिन होता है और एम्पिसिलिन होता है, तो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन खराब हो जाएगा। तो जब आप एम्पिसिलिन में इसमें ग्रो करोगे, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा उसके पास एम्पिसिलिन का जीन आ जाएगा, तो एम्पिसिलिन का जीन आ जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ जाएगा, तो एम्पिसिलिन मीडिया में ग्रो हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो भी कॉलोनीज मिलेगा, ये कौन सा कॉलोनीज है? ट्रांसफॉर्म सेल्स का, क्योंकि वही कॉलोनी से क्या ग्रो हो पाएगा जिसके पास में एम्पिसिलिन का जीन है, ठीक है, जिसके पास एम्पिसिलिन का जीन है। तो नेचुरली तो इसके पास में था नहीं, तो ये सेंसिटिव था। आप ऐसे बैक्टीरिया को ले लो और एम्पिसिलिन पे ग्रो करोगे ना, तो ये ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं ग्रो होगा? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है इसके पास में, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो एम्पिसिलिन मीडिया पे ग्रो नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही इसको पिकअप किया आरडीएनए को, तो आरडीएनए के साथ में इसके पास कौन सा जीन आ गया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गया है। जब ये जीन आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? रेजिस्टेंट हो जाता है, और ये ग्रो होता है ट्रांसफॉर्म सेल्स, तो ये ग्रो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे क्या हो गया? सेलेक्टेबल मार्कर। सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक्ट्स एज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्म सेल्स को ग्रो करने के लिए अलाउ करता है और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को किल कर देता है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स जो होगा उसको किल कर देगा और ट्रांसफॉर्म सेल्स को अलाउ करेगा, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो ये हो गया हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। ये बहुत डिटेल में हम आपको बताए हैं। उसके बाद आपको पता है ना, हम लोग को आरडीएनए वाला, फिर रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ट्रांसफॉर्म दो तरह का होता है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट फाइंड आउट करने के लिए रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ेगा, यानी अब जो ये ग्रो हुआ है इसको किस पे ग्रो करना पड़ेगा हम लोगों को? टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो ग्रो होगा वो रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा, जो ग्रो नहीं होगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा। तो वापस से यहाँ पर आके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, अरे वाह इसमें हमारा जीन है। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो हमारा इकोलाई जो है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इकोलाई विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको पिकअप कर लेंगे। और उसको पिकअप करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? नेक्स्ट हम लोग को लार्ज स्केल यानी फर्मेंटेशन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्मेंटेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बताएंगे और एक टीसीआर का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।